वेलकम टू मैम की क्लास। तो आज की क्लास में जो आपके सामने है वो कुछ दिन में सच में आपके सामने ही रहेगा, यानी कि अर्थशास्त्र का पेपर है ये 2022 यानी पिछले साल का, और 136 कोड और 229 FQ कोड है इसका। ये पेपर इसी तरीके से आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में आता है। 3 घंटे 15 मिनट लिखा हुआ है, पूर्णांक 100 है, और आरंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पढ़ने के लिए निर्धारित होता है, जो कि मैं बोलती हूँ बिल्कुल नहीं। 5 मिनट में आप प्रश्न को पढ़िए, ये मान के चलिए सारे क्वेश्चन करने हैं आपको। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, ये भी लिखा हुआ है। 1 से 10 तक बहुविकल्पी है। ओके, देखिए यहाँ पे लिखा रहता है 1 से 10 तक बहुविकल्पी है, और केवल सही उत्तर ही लिखना है, यानी 1 का ABC में जो भी सही है। फिर है 11 से 18 तक अति लघु उत्तरी, और 50 शब्दों में, यानी कि 50 शब्द आपके जो बोर्ड का कॉपी होती है उत्तर पुस्तिका, उसके लगभग 1 पेज में आ जाएगा। प्रश्न 19 से 24 तक लघु उत्तरी 150, यानी कि 1.5 लिखना है। 1.5 या फिर 2 आप लिख सकते हैं। और 25 से 27 तक का जो पेपर है वो दीर्घ उत्तरी है, 300 शब्दों में लिखना है, यानी कि आप इसको 4 पेज 5 पेज में लिखेंगे नहीं। अगर आप गिनते हैं उसको, तो मेरा जो मैंने गिना है एवरेज मैंने निकाला है, 1 पेज में पूरा फुल अगर आप सही से लिखते हैं तो 100 शब्दों का 1 पेज होता है, यानी कि इस हिसाब से 300 शब्दों को आप 3 से 4 पेज में लिखना, अगर आप पेज गिनने की बात कर रहे हो तो। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया। यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस मतलब इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए भी हैं। आते हैं बहुविकल्पी पे। बहुविकल्पी देखिए इस तरह से है इसका। उपभोक्ता की बजट रेखा स्थान से खिसक जाती है जब उसकी, तो आपको क्या लिखना है, 1 का अ स ब द जो हो। दूसरा देखिए, अंधिमान वक्र की विशेषता कौन सी नहीं है, तो इसमें से एक नहीं होगी, वो आप लिख लेंगे। इसको आपको अच्छी तरह से मैंने पढ़ाया है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या है, कुल लागत क्या है, कुल परिवर्तनशील लागत। यहाँ से देखेंगे आप तो 3 का द लिख देंगे। ठीक है, कुल स्थिर लागत होता है। फिर निम्नलिखित में से असंगत को छाटिए, यानी कि ऑड वन को छाटना है, हमें हटाना है। राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और पूर्ण रोजगार। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अ स और द जो है वो समष्टि अर्थशास्त्र का विषय है, लेकिन प्रति व्यक्ति आय व्यष्टि अर्थशास्त्र का, तो ब होगा। इसी तरह अल्पकाल में निम्नलिखित में से उत्पादन के किस साधन में परिवर्तन करना असंभव होता है, किसमें परिवर्तन करना असंभव होता है। ठीक है, अल्पकाल में तो कच्चा माल हम परिवर्तित कर सकते हैं, श्रमिक भी परिवर्तित कर सकते हैं, श्रमिक का भी परिवर्तन कर सकते हैं, मशीन और साहसी। तो अल्पकाल में भैया हम साहसी का परिवर्तन नहीं कर सकते, किसी और को साहसी नहीं बना सकते, तो इसका परिवर्तन करना तो बिल्कुल असंभव होता है। ओके, व्यावसायिक बैंकों का कार्य। अब आप कहेंगे कि बैंक तो आपने पढ़ाया नहीं, मुद्रा पढ़ाया नहीं, तो भाई अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो आपको रखा हुआ है नंबर रख दिए जा रहे हैं, आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। वैसे मैं बता दूं, व्यवसायिक बैंक का मुख्य कार्य साख सृजन होता है। ठीक, 7वां है, लेकिन आप लोग लिख लेना कुछ ना कुछ, 6 का कुछ भी लिख के आना। निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय आय की गणना करने की विधि है, आय विधि, व्यय विधि, उत्पाद विधि या सभी? तो इसमें से सभी है, तो आप 7 का द देख रहे हैं कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। अब आपकी आंखें भी खुल रही होंगी कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे, और कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा। आधुनिक अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति करता है, आधुनिक अर्थव्यवस्था में कौन करता है मुद्रा की पूर्ति? केंद्रीय बैंक, पूंजीपति, बहुराष्ट्रीय निगम या सरकार? इसका सही आंसर ब है, तो आप 8 का ब लिख देंगे। फिर है, यदि किसी देश के आयातों में वृद्धि हो तो घरेलू से वस्तु व सेवाओं की मांग, आयात में वृद्धि हो रही है, ठीक है, यानी बाहर से हम मंगवा रहे हैं, तो घरेलू वस्तु और सेवा की मांग जो है वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी। घरेलू वस्तु हमको चाहिए ही नहीं, हमें तो इम्पोर्टेड चाहिए। ठीक है, इम्पोर्टेड चाहिए, तो फिर वो नहीं चाहिए हमें। 10वां देखिए, सीमांत बचत प्रवृत्ति ज्ञात करने का सूत्र है। सीमांत बचत प्रवृत्ति, सीमांत बचत प्रवृत्ति जो है, यानी कि MPS, यहाँ तो सब दिया हुआ है, यहाँ पे देखो इस तरीके से दिया है, यानी कि आय बढ़ने पे बचत कितना हमारा चेंज होगा, आय चेंज होने पे बचत कितना चेंज होगा, क्योंकि बचत प्रवृत्ति है तो ये होगा हमारा द, इसका सही आंसर होगा। अगर होता सीमांत उपभोग प्रवृत्ति तो हमारा ब होता सही। ठीक है, ये तो है ही नहीं किसी में, ये गलत है, ये भी नहीं होगा, ये दोनों। तो यहाँ पे बचत प्रवृत्ति है तो आपका द सही होगा। ठीक, इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे क्वेश्चन पेपर में कि पूरा दिया हुआ है इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए बहुविकल्पी। उसके बाद आ जाएंगे अति लघु उत्तरी पे। कुल उत्पादन लागत क्या होती है, सीमांत लागत क्या आशय होता है। देखिए 3 नंबर का है, और आपको ये कितने ज़्यादा से ज़्यादा आधा पेज या 1 पेज बढ़ रहा है तो बस आधा पेज,
देखो अगर एक पेज तुम मान रहे हो 100 शब्द, एक पेज 100 शब्द ही मानो, बड़ा उत्तर पुस्तिका जो होती है बड़ी होती है, 100 शब्द एक पेज में आते हैं, तो ये आधे पेज में लिखने लायक है। ठीक, तो इस तरह से देखिए कौन कौन से क्वेश्चन है। बाजार मांग किसे कहते हैं कि 3 पूरक वस्तुओं के नाम लिखो, तो केवल 3 नाम लिखना है, 1 2 3 पूरक वस्तुओं के नाम। तो पूरक वस्तुओं में आप 2 चीज़ें लिखोगे ना, जैसे स्याही पेन, ठीक है, या मोजा जूता, या फिर सिम मोबाइल, तो एक साथ जोड़ा जोड़ा लिखना है। निजी आय प्रयोज्य आय में मुख्य अंतर, तो 3 नंबर का है तो 3 अंतर बता दीजिएगा या 2 अंतर बता दीजिएगा, हो जाएगा काम। अनैच्छिक बेरोजगारी किसे कहते हैं, इसको बता दीजिएगा, थोड़ा उदाहरण दे दीजिएगा छोटा सा। एक उत्पादक लाभ कैसे अर्जित करता है, ठीक है, तो लाभ कैसे अर्जित करता है, अपने उसको बढ़ा करके, जो आय है उसे बढ़ा करके, लागत को कम करके। मध्यवर्ती माल का अर्थ समझाइए, एक उदाहरण भी दे दीजिएगा मैदा आटा का जो मैंने बताया है। फिर आते हैं लघु उत्तरी में, एक काल्पनिक सारणी चित्र की सहायता से वस्तु की कीमत मांगी गई मात्रा के संबंध को दर्शाइए, यानी कि मांग नियम, सीधे सीधे मांग नियम कह रहा है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन घुमा के देखा तो घबराना नहीं। एक काल्पनिक सारणी और चित्र की सहायता से, यानी कि कीमत और मांगी गई मात्रा को बता रहा है। तो कीमत बढ़ रही है तो मात्रा, मांगी गई मांग जो है वो कम हो रही है, इस तरह आप दिखाएंगे। फिर अल्पकालीन उत्पादन दीर्घकालीन उत्पादन में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो अल्पकाल और दीर्घकाल में उत्पादन में अंतर आप बता देंगे, जो मैंने आप लोगों को पैमाने का प्रतिफल बताया है। पैमाने का प्रतिफल दीर्घकाल का, अल्पकालीन जो उत्पादन है। परिवर्तनीय लागत का सिद्धांत है तो थोड़ा सा इसमें बता देंगे। ये क्या है आपका लघु उत्तरी का है ना। उसके बाद देखो, एक पूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक बाजार की किन्हीं 3 विशेषताओं को, तो पूर्ण प्रतिस्पर्धा की 3 विशेषताएं आप बता देंगे अच्छी खासी थोड़ी सी लिख के। ठीक है, सरकारी बजट पर संक्षिप्त टिप्पणी लिख देंगे। सरकारी बजट क्या होता है, क्या सरकारी बजट देखो आपके कोर्स से बाहर है, फिर भी दिया है, नंबर मिल जाएंगे पूरे के पूरे 6 नंबर। ठीक, भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यों का संक्षिप्त विवरण लीजिए। इसमें भी देखो 6 6 दूनी 12 और एक उधर का था ना 1 नंबर, तो 6 12 13 नंबर पहले ही रख दिए जाते हैं। ओके, तो इस तरह से आ गया तो 13 नंबर तो ऐसे ही रख दिएगा। इस बात के लिए एकदम निश्चिंत रहना, क्योंकि मैं कॉपी जांचती हूँ, मैं भी जानती हूँ। सीधे सीधे हम लोगों ने, बल्कि 24 नंबर का था, एक तो पेपर में आया था 24 नंबर हम लोगों ने रखे थे पहले ही, उसके बाद कुछ जांचा उनका। अब आ जाते हैं, देखो यहाँ हो गया निम्नलिखित की संक्षिप्त व्याख्या की, ये 3 तो यहाँ पे आपको मान लो एक पेज का कर देना। भुगतान संतुलन पूंजी खाता, ठीक, इसका आप कर सकते हो। विस्तृत उत्तरी प्रश्न, एक उपभोक्ता का संतुलन उस बिंदु पे होता है बजट रेखा उच्चतम अंधमान को स्पर्श करती है। इसको पूरा आरेख बनाना, जैसे जैसे मैंने बताया है, बजट रेखा अंधमान वक्र का कॉम्बिनेशन, सारी चीज बताना। या फिर मांग की लोच क्या समझते हैं, इसको मापने की विधि एक ही विधि है जो आपके कोर्स में है, अनुपातिक विधि या प्रतिशत विधि, इसको मैंने बताया है, वो आप बता देना। मांग की लोच में प्रकार भी बता देना, क्योंकि 10 नंबर का पूरा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 26वां, राष्ट्रीय आय का अर्थ मापने की एक विधि को विस्तृत व्याख्या करना है। ओके, लेकिन यहाँ पे तीनों विधि बताना, नाम देना, उसके बाद एक विधि की व्याख्या करना। या फिर आय का वर्तुल प्रवाह यानी चक्रीय प्रवाह, ठीक है, आशय 2 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में वर्तुल प्रवाह यानी कि परिवार और फर्म उसकी अर्थव्यवस्था में। तो अगर ये 2 क्वेश्चन आएगा तो आप दोनों में से किसी को कर सकते हो, लेकिन इसमें क्योंकि आप इस वाले में चित्र बना सकते हो, वर्तुल प्रवाह दिखा सकते हो, तो ये अट्रैक्टिव ज़्यादा हो जाएगा। ओके, इसी तरीके से अगर ये आता है, ये दोनों आता है, तो ये वाले में चित्र बना सकते हो और इसमें भी आप सूत्र दिखा सकते हो, लेकिन ये वाला ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा। तो आपको अगर दोनों आए तो जो ज़्यादा जिसमें चित्र बना सके वही आप लोग सॉल्व करेंगे। उसके बाद लास्ट वाले में आ जाते हैं 27वें क्वेश्चन पे। 3 क्वेश्चन रहेंगे, 25, 26 और 27। ठीक है, इसमें देखिए क्या है, किसी अर्थव्यवस्था में अत्यधिक मांग की समस्या, अतिरेक मांग, अत्यधिक मांग पढ़ाया मैंने। दीर्घकाल में रोजगार के स्तर पे क्या प्रभाव पड़ता है, रोजगार के स्तर पे क्या प्रभाव पड़ेगा, अगर अत्यधिक मांग है तो महंगाई बढ़ेगी, और महंगाई बढ़ेगी तो रोजगार का स्तर तो बढ़ेगा, लेकिन महंगाई ज़्यादा बढ़ेगी। ठीक है, किसी अर्थव्यवस्था में सरकारी व्यय में परिवर्तन का रोजगार संतुलन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सरकार व्यय ज़्यादा कर रही है, तो जब व्यय ज़्यादा करेगी यानी कि रोजगार वगैरह फैक्ट्री में लगाएगी तो रोजगार जो है वो बढ़ेगा। सचित्र व्याख्या कीजिए, इसको आप कर सकते हैं। इन दोनों में से अट्रैक्टिव ये होगा आपका। ठीक, तो इस तरह की जो क्वेश्चन आएंगे थोड़े से लिखने वाले आएंगे, तो लिखने वाले के लिए आप थोड़ा किताब पढ़िए, जो मैंने बताया है उसको अच्छे से समझ लीजिए। समझे हुए हैं फिर अपने मन से भी उसको बना करके आप, और किताब को पढ़ के दोनों चीज़ों को मिला करके आप अच्छा खासा आंसर बना सकते हैं। ठीक, ये
मैंने हमेशा बताया है सबसे पहले आपको दीर्घ उत्तरी करना है, लघु उत्तरी, उसके बाद अति लघु, और इसको पहले पेज में कर लेना है। ओके, चलिए मैंने आज शो कर दिया आपको कि किस तरह से आपके एग्जाम में पेपर आएगा। ऐसे पीले रंग का पेपर मिलेगा आपको और इतने ही क्वेश्चन ठीक इसी प्रकार से रहेंगे। चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में। आशा है कि ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी आपके लिए। कोई भी कमेंट हो तो कमेंट बॉक्स में कीजिए, लाइक तो कर दीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में। गुड बाय एंड टेक केयर।